हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और E24। मैं हूं आपके साथ मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कंगना रनौत का। थैंक यू। कंगना रनौत का परिचय बदल गया है। अब से पहले हम उन्हें कहते थे कमाल की एक्ट्रेस, फीमेल सुपरस्टार, लेकिन अब अगर मैं कहूं सांसद, माननीय सांसद कंगना रनौत तो गलत नहीं होगा। थैंक यू। अंदर से कुछ अलग फील होता है अब जब लोग कहते हैं अरे सांसद जी आ गई, सांसद जी आ गई। एक अपने क्षेत्र में डेफिनेटली अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मेरे अलग मायने हैं, बाकी तो सिर्फ नाम है क्योंकि मैं एज अ सेलिब्रिटी मुझे सारे देश में ही बहुत प्यार हर जगह मिलता है। उनके लिए तो मैं अभी भी कंगना ही हूँ, अभिनेत्री हूँ, पर क्षेत्र में मेरी एक अलग ड्यूटीज़ हैं, लोगों को लेके मुझसे अलग उम्मीदें हैं। यहाँ तो सिर्फ नाम के एमपी हैं, पर वहाँ पे प्रॉपर मेरे पास काम आता है। बट आई एम श्योर लोगों का आपकी तरफ रवैया जो है वो भी, नजरिया भी बदला होगा। नहीं, वो चाह ही रहे थे, क्षेत्र के लोग चाह ही रहे थे कि कंगना जो है अब मतलब बहुत आगे चल गई है और अब हमारे लिए भी कुछ करे। तो हमेशा मैं जब जाती थी मंडी तो लोग आते थे मिलने और इस तरह की जो है इच्छाएं व्यक्त करते थे, पर कभी मुझे लगा नहीं कि आई वाज रेडी फॉर इट। बाकी जगह जब जाती हैं, हाँ जी, पहले बोलती थी कंगना आ गई, कंगना आ गई, अब बोल रहे सांसद कंगना आ गई। बस बाकी जगहों में तो अब की बात देखिए, अभी 4 जून को तो इलेक्शंस आए, रिजल्ट, फिर उसके बाद ओथ के लिए हुआ, फिर पार्लियामेंट सेशन हुए, फिर बजट सेशन हुआ, फिर अभी आई तो इसके तो अभी तो पार्लियामेंट के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ पे तो एक अलग दुनिया है पार्लियामेंट्री। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट्री वर्क बहुत सीखना मुश्किल होता है कि क्या क्वेश्चन डालने हैं, कैसे क्वेश्चन, हर दिन मिनिस्ट्री में क्वेश्चन डालने का ओपन होता है टाइम, 370 में जो होता है ओपन होता है क्वेश्चन डालने का, फिर एक 0 आवर में क्वेश्चन, मतलब आप यू लाइक रियली गोइंग क्रेजी, क्या हो रहा है। पर थोड़ा सा एंग्जाइटी तो होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या हमेशा कितनी बार तो हुआ कि दिनों तक मेरे क्वेश्चंस नहीं आए, तो इनफैक्ट लोगों ने बैठ के मेरे जो चाहे ऑपोजिशन के ही क्यों ना लीडर्स हों, उन्होंने बेचारों ने बैठ के मेरे क्वेश्चन डाले कि क्या उसका प्रोसीजर रहता है, कैसे। मदद किया? हाँ, बहुत अच्छे से मदद किया। तो अलग दुनिया है। किसने मदद किया? नाम लेना चाहती हैं कुछ विपक्षी सांसदों का? हाँ, विपक्षी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, नाम लेके उनको प्रॉब्लम में क्यों डालें लेकिन अच्छे दोस्त हैं। ओके, अब कंगना एक फिल्म लेके आ रही हैं इमरजेंसी पर। अब इंदिरा गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस और आपका रिश्ता सबको पता है। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि आप जो फिल्म ला रही हैं, आप जरूर उसमें इंदिरा गांधी को, गांधी परिवार को नेगेटिव लाइट में दिखाएंगी। ये तो आई थिंक लोगों की जो सोच है, कहीं ना कहीं ये छोटी सोच से अगर हमेशा मेरी फिल्म को सोचेंगे तो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि लोग छोटे या बड़े नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, और जो ईगो है, पावर और जो सत्ता है, उसका जो नशा है, उससे बड़े बड़े नहीं बच पाए। हमने चाहे वो शेक्सपियर के प्ले देखे हो, चाहे हमने तो हमने हमेशा ये देखा हुआ है। तो उसी तरह से आपको इमरजेंसी में भी देखने को मिलेगा कि बड़े से बड़े लोग जो हैं सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। लेकिन इज इट बैडली पोर्ट्रेइंग मिसेस गांधी? आई डोंट थिंक सो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको मैं टीज की तरह यूज करता हूँ। यस, इमरजेंसी पर लौटूंगा। उससे पहले मेरे जहन में, जब से आपने इस इंटरव्यू के लिए अग्री किया और टाइम दिया, तब से मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं इतना बवाल हो गया आपके स्टेटमेंट पर, पता नहीं कंगना इंटरव्यू अब करेंगी नहीं करेंगी, क्या हुआ। फिर पता लगा नहीं आ रही हैं। फिर मुझे आपका एक पुराना स्टेटमेंट मिला जिसमें आपने कहा कि मैं जो स्टेटमेंट दे देती हूँ उस पर मैं पछताती कभी भी नहीं, कोई बैक ट्रैक नहीं करती हूँ, दाद देनी पड़ेगी आपकी। इतने विवाद के बावजूद आप कैमरे पर आकर उन सारे सवालों का सामना कर रहे हैं। जी देखिए, हम हमेशा देश के पक्ष में बोलते हैं। जो इंसान देश के पक्ष में बोलेगा उसके पास अपने लिए कुछ करने के लिए, लूज़ करने के लिए है ही नहीं। तो देश के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सभी समझते हैं। जो लोग आज मुझ पे हर तरीके की चाहे धमकियां दे रहे हैं, चाहे हर तरीके से जो है मुझे क्षति पहुंचा रहे हैं। आपको पता है एयरपोर्ट पे भी मुझ पे हमला हुआ, और चाहे जिस भी तरीके से जो है मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को मेरे खिलाफ़ भड़काया जा रहा है, किसानों को मेरे खिलाफ़ भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है कि आखिर में जो है ये बात बहुत अच्छे से, जैसे हमेशा ही मेरे साथ हुआ है, ये सब समझेंगे, और मेरा इस देश के लोगों से कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता। पर पार्टी में भी सुना नाराज़गी हो गई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पार्टी ने। जी कि हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। और जी बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद देयर स्टेटमेंट कि आई डोंट एनी वे रिप्रेजेंट द पॉलिसीज़ ऑफ द पार्टी। और मेरा ये मानना है कि
आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड मुझे ये नहीं लगता कि किसी तरीके से कि मुझे सब आता है या मुझे सब पता है या माई सुपीरियर्स कैन नॉट रिप्रिमांड मी और दे कांट टेल मी कि व्हाट टू डू. आई डू टेक इट इन माई स्ट्राइड एंड मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेंटोर किया जाता है. कभी मुझे लाइफ में मेंटोरिंग मिली नहीं है, किसी ने कभी मुझे मेंटोर किया नहीं है. तो नड्डा जी इज़ इन द प्लेस ऑफ माई मेरे लिए पूजनीय है. मेरे क्षेत्र से आते हैं लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं मेरे लिए डेफिनेटली. डांटा उन्होंने? खैर डांटा तो अगर पूजनीय है तो फिर मेंटोर जो होता है वो तो समझा भी सकता है, डांट भी सकता है. बिल्कुल नहीं. कि कुछ चीज़ें होती हैं, आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली बोलने से पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है. यस, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आई एम अलाइंड विद दैट एंड आई एम आस्क्ड टू कि जब आप एक तरह से पार्टी के साथ चल रहे हैं तो यू हैव टू सी द लार्जर कॉज. और बीजेपी का लार्जर कॉज है कि देश रहना चाहिए. इंडिविजुअल हम कुछ भी जिन लोगों ने जो है चाहे फार्मर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया था, चाहे उसमें जो भी असामाजिक तत्व ने जिन्होंने हाईजैक लिया, आज हम उन पे तंज कर सकते हैं. लेकिन ये जान के मुझे अच्छा लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो है उनका दिल अभी भी उन फार्मर्स पे है जो कि वाकई में हम लोग चाहे क्रिमिनल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ फार्मर्स पे केंद्रित है और वो उनके ही वेलफेयर के लिए वो सोच रहे हैं. और क्रिमिनल्स को ऑफ कोर्स अपने तरीके से वो हैंडल करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज है, बट दैट इज़ नॉट आवर प्लेस. तो आपका बयान क्या ट्विस्ट किया गया? आप सिर्फ कुछ लोगों को बोल रही थी और आपका जो बयान है वो सारे लोगों पर चिपका दिया गया? क्लियरली मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट को हथियाया गया और उसमें जो असामाजिक तत्वों ने जो काम किया, आई एम माई सेल्फ ऑल्सो फार्मर. और इनफैक्ट जब मुझ पर अटैक भी हुआ तो ये कह के किया गया कि हम फार्मर हैं तो हमने आपको वो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे यस, आई डोंट थिंक दे क्या हुआ था उस दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट? ठीक है, जो भी हुआ, आई वाज अटैक्ड. तो आई डोंट बिलीव कि वो फार्मर्स के सेंटिमेंट से रेजोनेट करता है. मुझे लगता है वो क्रिमिनल्स के सेंटिमेंट से रेजोनेट करता है. क्योंकि अगर आप क्रिमिनल हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी के बच्चे की हत्या कर दी और आप खुद को माँ कहें, मैं तो बहुत बड़ी माँ हूँ, मेरा तो खुद का बच्चा है. आप सारे हक खो देते हैं कुछ और बनने के वंस यू आर अ क्रिमिनल. आप अपनी बेटी को कितना भी प्यार करें, आप कितने भी अच्छे भाई हों, लेकिन अगर आप किसी लड़की को मोलेस्ट करते हैं, रेप करते हैं, तो आप फिर वही होते हैं, आप फिर और कुछ नहीं होते हैं. तो आप जब अपनी वर्दी को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप किसी पे हाथ उठाते हैं, वो भी इन दैट रोल, और फिर आप कहते हैं आप फार्मर है. नहीं, आप सिर्फ क्रिमिनल हैं और आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि आप फार्मर हैं. बट हैविंग सेड दैट, मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के साथ में फुली अलाइंड हूँ एंड मुझे, जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि इफ़ आई हर्ट देयर कॉज, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र रहना चाहिए और राष्ट्र तभी रह पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी रह पाएगी. और इस वक्त ऑल द मोर हमारे पास इतने चैलेंजेस हैं, खासकर विपक्ष जो है देश को जलाने पर आ गया है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंडाज हों, चाहे वो देश के टुकड़े करना हो, उनको सत्ता चाहिए. ऑल द मोर वी नीड टू स्टिक टुगेदर एंड प्रोटेक्ट द कंट्री. एंड इफ़ knowingly or unknowingly I hurt the cause of Bharatiya Janata Party, I will be very ashamed of myself and I will be very sorry for myself. तो मुझसे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं होगा. तो I do believe कि I need to stick with party's policies. Absolutely. पार्टी में रहते हैं तो फिर एक पार्टी के सिपाही की तरह आपको अनुशासन में बंध के भी रहना पड़ता है. लेकिन ऐसा नहीं लगता बात थोड़ी आगे निकल गई, कुछ लीगल नोटिस भी आ गया, असेंबली में एक मोशन आ गया, आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो ये कैसे खत्म कैसे होगा, ये मुद्दा खत्म कैसे होगा? आई थिंक जिस तरह से मुझे धमकियाँ दी जा रही है कि मुझे बीहेड कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, आई थिंक ये क्रिमिनल्स के ही काम है. आई डोंट एसोसिएट देम इन एनी वे विद फार्मर्स. मुझे नहीं लगता ये फार्मर्स है. और ये जिस तरह से मेरा मुंह बंद कराना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि मुझे दबा दें, और जिस तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि मिसेस गांधी जो हैं वो एक अबव 60-year-old वूमन, 65 से अबव, अपने घर पे जो है उनमें 35 गोलियां दागी गई थी एक बूढ़ी औरत पे. तो वो गोलियां कहाँ से आई? ये कह रहे हैं कि आसमानी गोलियां थी वो. मुझे नहीं लगता वो आसमानी गोलियां थी. वो गोलियां कहीं से तो आई. एज अ फिल्म मेकर
मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री रखना चाहते हैं, एक डिस्टोर्टेड हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो क्या हम इतने गए गुजरे, इतने कायर हैं कि हम बैठ जाएं और देखते रहें और ये लोग जो है हमारे सामने आपको एक ये alternate- FIR, लीगल नोटिस, जान से मारने की धमकी बिल्कुल डर नहीं लगता इनसे? नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। ये लोग मुझे चुप नहीं करा सकते। ये लोग मेरा मुंह बंदी का से मुझे डरा धमका के ये लोग चुप नहीं करा सकते, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो फिर किसी को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं रहेगी। अगर ये देश बंदूकों के हिसाब से चलने लग गया ना तो ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी, और ये लोग मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये होने नहीं दूंगी। जैसा मैंने सुना था, पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। आपने जो पहले कहा था कि जो मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ उस पर पछताती नहीं हूँ, आपको पछतावा सिर्फ इस बात का है क्योंकि पार्टी को शायद थोड़ी मुश्किल हो। जी जी, जैसा मैंने कहा कि मैं एक बहुत छोटे लेवल पे हूँ इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टी। पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो बहुत ही बड़े हैं, और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने उस तरह से उनकी जो है वो तो हम छोटे लेवल पे सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा, बट अवश्य ही ये राष्ट्र रहना चाहिए। यही, इस बात में मुझे कोई संशय नहीं है कि उनका भी यही मकसद है, तो ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो अगर मैंने किसी तरह से उनके कॉज को हर्ट किया है तो मुझे उस बात का खेद है। ओके, ऑलराइट। अब बताइए, इंदिरा गांधी पर ये इमरजेंसी वाली फिल्म, इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मुझे, खैर इमरजेंसी ऑलरेडी हमेशा हॉट टॉपिक रहता है और हमारी जनरेशन को इतना ज़्यादा पता है नहीं। तो ये जो चीज़ है, क्या चीज़ लीड की कि इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। एंड आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरीज़। तो मुझे लगता है कि जैसे एक माँ बच्चे में भी प्यार होता है, ज़रूरी नहीं है पुरुष और महिला में ही प्यार हो, इंसान और पेड़ में भी प्यार होता है, इंसान और जानवर में भी प्यार होता है, हाथी घोड़े तो मुझे लगा कि एक जनता और एक लीडर, उनका जो आपस का जो प्यार होता है। मिसेस गांधी ने अपनी बायोपिक में कहा कि आई कैन नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी वो सर पे उठाते कभी वो नीचे गिराते हैं। तो आज हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राम का अवतार है, ये सब तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमें आदत होती है लोगों को। उनको भी अभिनव चंडी दुर्गा, इंदिरा इंदिरा इंदिरा, तो ये एक स्लोगन था उनका, और ये वाजपेयी जी ने अपेरेंटली कहा था, तो ये हर जगह ये गूंजता था। और लेकिन वो भी फुटेज अवेलेबल है, जब वो घर से निकलती थी तो लोग जूते चप्पल बरसाते थे और ऐसा लगता था जैसे हाथ आ जाएं तो लिंच हो जाएं, इतनी नफरत। और हम अपने आसपास भी देखते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा हो या कहीं भी देखते हैं, क्यों जनता जो है इतने पैशनेटली अपने लीडर्स को प्यार करती है, और फिर क्या वो कैसे ड्रामेटिकली वो एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट वो डायलॉग डाला है कि अगर मैं इनके हक के लिए, मिसेस गांधी कहती है, अगर मैं इनके हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए इनसे भी लड़ सकती हूँ। तो कहाँ वो ये डायलॉग, ये कहाँ से आया ये डायलॉग? ये इमरजेंसी का डायलॉग है। क्या आपने इंदिरा गांधी को कोट किया है इसमें? यस। ओके, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला? इसका मिसेस गांधीज बायोपिक। ओके। Mrs. Gandhi's biopic. She felt so wronged by the nation. She felt so wronged. Was she wronged? That is for you to, you have to see the film. She felt, and of course जब आप फिल्म देखें ना, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको पुश किया जाता है कि राष्ट्र आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, राष्ट्र आपका और कोई जुनून, आपका और कोई पैशन नहीं रहता, सिर्फ राष्ट्र, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यू स्प्रेड योर सेल्फ लाइक दैट यू थिंक दैट इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। लेकिन जब वो आपके टर्न होते हैं, आपके तंगेज, तो आपको लगता है कि तो आई पर्सनली फील ये इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन है नेशन में और लीडर में। अब देखिए हसीना जी के साथ क्या हुआ, क्या शी डजंट थिंक शी इज़ रॉन्ग? भाई वो मेजॉरिटी से जीत के आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी हुई। ऐसा थोड़ा ना है कि वो कोई तानाशाह है। हसीना शेख जी के साथ क्या हुआ, वो जनवरी में जीती, अभी निकाल के बाहर फेंका उनको। चलो, अभी तो इंडिया में ही है। See, that is not the point. The point is कि उनको सामान भी नहीं अपना लेने दिया। गलत हुआ उनके साथ। पर ये होता तो है ना। उनके पिताजी के साथ क्या हुआ? जाहिर है पूरे परिवार की हत्या हो गई। ठीक है, तो
ये मुद्दा आपको लगता नहीं कि सिनेमैटिक होना चाहिए, दिखाना चाहिए? हमें भी एज अ नेशन वी शुड आल्सो इंट्रोस्पेक्ट। तो ये आइडिया कितने साल, 2-3 साल, मेरे ख्याल 21 में आपने ये आइडिया शुरू किया था इस पर काम करना? इस आइडिया मैंने शुरू 21 में किया, फिल्मिंग मैंने 22 में शुरू की, 23 में फिल्म रेडी थी बन के, बट मेरे इलेक्शंस की वजह से मैंने फिर वेट किया। कितनी किताबें पढ़ डाली आपने इंदिरा गांधी के बारे में जानने के लिए, इमरजेंसी के बारे में जानने के लिए? काफ़ी ज़्यादा मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे। इंटरव्यूज, क्योंकि जब आप एक्ट्रेस के अलावा डायरेक्टर भी बन जाएं, प्रोड्यूसर भी बन जाएं, फिर तो सारी रिसर्च भी खुद करनी पड़ती है, कास्टिंग भी खुद करनी पड़ती है, कंसेप्चुअलाइजेशन पूरा खुद करना पड़ता है। ऐसा नहीं। आपको कास्टिंग डायरेक्टर मिलते हैं, शिव एंड आशीष दोनों बहुत बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर मेरे, और रिसर्च टीम आपको मिलती है मेरी, सब आपको मिलता है, अच्छे अच्छे लोग आपको लेने पड़ते हैं, मगर सब आपको करके देते हैं। तो कास्टिंग कैसे की, क्या सोच के की? अनुपम खेर बैठते थे, श्रेयस तलपड़े, ब्रेनस्टॉर्म करते थे, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते थे। और ऐसा ही नहीं है कि कितनी तो इमेजरी आप रिक्रिएट कर रहे हैं ना, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है, जो ओथ ले, सारी इमेजरी आप जो सेना के जो है सब, तो आपको सभी के फेसेस मैच करना और बॉडी टाइप और सब, तो एक्सटेंसिव बहुत काम। कितना टाइम लगा कास्टिंग में? लगे 5-6 महीने। 5-6 महीने? यस। और ये रिसर्च करने में कितना टाइम लगा? रिसर्च और स्क्रिप्ट करने 1 साल। पूरा 1 साल? यस। तो आपने कुछ लिखा भी है या सब? स्टोरी आपने लिखी है? यस। तो प्रोड्यूसर भी आप, डायरेक्टर भी आप, राइटर भी आप, एक्टर भी आप, करेक्ट? नहीं, राइटर्स की टीम है मेरी। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट आपने, राइट, जी। मोटी मोटी शेप आपने दी है उसको। यस। कौन बनाएगा और ऐसी फिल्म? बॉलीवुड में उन लोगों को पड़ी नहीं है। बॉलीवुड में तो वो लोग मुझे भी यही कहते हैं कि यार तुम अच्छी खासी, भी तुम क्यों बूढ़े लोग का मेकअप करके तुम 60-year-old वुमन काय को बन रही हो, और एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज द होल फिल्म बिकम्स पार्लियामेंट। जिस तरह से कलर होते हैं ना, वो सब खादी के आपके कपड़े। पीछे देखिए, तस्वीर लगाइए, देखिए जरा आप, यहाँ देखिए। हाँ, वही कि तुम क्यों बनना चाह रही हो यार, अच्छी खासी तुम्हारी शक्ल है। लुक तो आपने बहुत बढ़िया लिया है असल। तो ये दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो लगता है कि हाँ, के काम मैं ही कर सकती हूँ। इंदिरा गांधी के बारे में रिसर्च करते हुए आपके मन में जो इंदिरा जी की छवि थी, क्या वो बदली है रिसर्च से पहले और रिसर्च के बाद? पूरी बदल गई। पहले क्या छवि थी? पहले मुझे लगा कि एक सुपरफिशियल छवि थी, बहुत सुपरफिशियल। तानाशाही? नहीं, मुझे लगता था सुपरफिशियल। मुझे लगता था कि शी वाज नॉट द राइट लीडर। मुझे ऐसा लगता था। आई यूज्ड टू डिस्क्रेडिट हर अ लॉट इन माय माइंड। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, और एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा पढ़ा, हद से ज़्यादा पढ़ा ना, तो मेरी सारी उनके लिए छवि चेंज हो गई पूरी। तो अभी आपकी ओपिनियन क्या है इंदिरा जी के बारे में? आई थिंक शी ट्राइड, शी रियली ट्राइड, या शी रियली ट्राइड, आई थिंक शी ट्राइड। पर इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, आपकी पार्टी तो बहुत उनको यार, आप आप नरेशन लेंगे क्या? नरेशन लेंगे क्या आप यहाँ पे? इमरजेंसी देखिए आप, इमरजेंसी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि अंदर से आप बीजेपी की विचारधारा वाली एक नेता हैं, सांसद हैं। हमारे बीजेपी में भी तो ऐसा थोड़ी ना है कि दे डोंट डिस्क्रेडिट एनी लीडर। जब भी मिसेस गांधी का जन्मदिन कुछ होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व उनको बड़ा ही सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी को तो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। नहीं तो वो देखिए आप, अगेन जस्ट बिकॉज उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया, शास्त्री जी ने भी किया था, शास्त्री जी ने भी पाकिस्तान से युद्ध जीता था, शास्त्री जी ने भी उनसे पहले बहुत काम किया, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी चाहे बांग्लादेश बनाया हो, जो भी है। तो अब उन्होंने 2 अच्छे काम किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे बुरे काम को भी, ऐसा थोड़ी होता है। जो बुरा गलत है वो गलत है ना। और हमें एक समाज के रूप में हमने इससे क्या पाया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से संविधान का गला घुटा था और हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी से आप इंदिरा गांधी को डिफाइन नहीं कर सकते? लार्जर पर्सनैलिटी थी या सिर्फ एक एस्पेक्ट था? अनफॉर्चुनेटली Indira Gandhi's life was defined by emergency. Yes. No, because it had consequences. Okay. It has, her assassination is also in a way a consequence of that. Emergency, अगर आप देखें कि उन्होंने जो है, जब पाकिस्तान का विभाजन किया, तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है? तो जब आप when you start to play to the gallery as a politician, you start to play to the gallery, तो फिर
देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दैट। तो क्या हुआ? सबसे पहले तो इतनी लोकप्रिय, जिसको अटल जी कह रहे हैं, अभिनव चंडी दुर्गा, बाद में उन्होंने वो रिफ्यूट किया था कि उन्होंने नहीं कहा, ऐसे कुछ सिचुएशन बने। फिर क्या हुआ? ऐसे जैसे इंसान भी कैसे, तभी तो मैं इसको एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बोलती हूँ, लाइक मैकबेथ। मैकबेथ वाज आल्सो डेस्टिन्ड टू बी द किंग। फिर क्या हुआ? वो कैसे भटक गया, और उसकी कॉन्शियंस ने, यू नो, मिसेस गांधी ने अपनी खुद की बायोपिक में लिखा है, कहा है कि यू नो, मुझे अपने सपनों में एक ऐसी डरावनी भयानक चुड़ैल दिखती है, यू नो। तो क्या थे वो सबकॉन्शियस लेयर्स, क्या थे वो साइकोलॉजिकल लेयर्स, यू नो। द फिल्म कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अंडरकरंट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। वो अपने आप को जो है, उनमें कॉन्शियस थी। आप में कॉन्शियस हो ना, तभी वो आपको सता। मैकबेथ में भी कॉन्शियस थी, तभी तो वो उसने किंग को मारा था, तभी तो वो डैगर उसको पीछा करता था ना, क्योंकि उसकी कॉन्शियस उसको जीने नहीं देती थी। मिसेस गांधी में भी वो क्वालिटी थी। अब उनकी वो जनरेशन में वो क्वालिटी नहीं है। वो देश को बेच के भी खा सकते, बस वो कुर्सी चाहिए, यू अंडरस्टैंड। बट उस टाइम के जो लोग थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़े थे, उनमें उनमें वो क्वालिटी थी, वो बिके नहीं थे। इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट आपके मन में बढ़ी है, लेकिन राहुल गांधी की छवि आपके मन में बिल्कुल वही है जो पिछले 2-3 साल से रही है। आपके टारगेट पर हमेशा राहुल गांधी रहते हैं। आप कंपैरिजन करती हैं, कभी सोचती हैं? नहीं, बहुत ही बिल्कुल नहीं। मैं उसको नहीं देखती हूँ एज राहुल गांधी की, उसकी दादी। मैं शास्त्री जी को किसी के दादा के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं अटल जी को किसी के मैं अटल जी को किसी के भाई के रूप में नहीं देखती हूँ। दे रिप्रेजेंट अ चेयर, दे रिप्रेजेंट अ चेयर। वो एक कुर्सी है, उसको आप इतनी लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं। पर राहुल गांधी से आपको दिक्कत क्या है? यार आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं तुलना नहीं करता, चलिए, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी एलओपी वो हैं। ठीक है, उनकी पार्टी की 99 सीट्स आई हैं। नहीं, कैन आई टेल यू समथिंग कि ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। फिर तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, किस बेसिस पे मिली है? किस बेसिस पे मिली है? क्या उनके कोई और सीनियर लीडर्स हैं ही नहीं पार्टी में जो ये ओहदा एक्सपेक्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं? उससे पहले जो उनकी माता ने वो लिया, तो ये क्या एक परिवार के लिए रिजर्व्ड है क्या ये सीट्स, यू नो? तो अगर आप उस संबंध में देखें तो आपको लगेगा कि दोनों पार्टीज़ की क्या आइडेंटिटी है, और दोनों पार्टीज़ में क्योंकि इसी चीज़ को तो लड़ते हुए मैं आ रही हूँ ना। और क्या मैंने ये चीज़ के साथ अभी लड़ा? परिवारवाद, मैं हमेशा से इस चीज़ को लड़ते हुए आ रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी ईवल है, जो परिवारवाद है, क्योंकि इसने मुझे सताया है, और अभी तक जो है वो गैंगिज्म मेरे खिलाफ होता है। यू नो, मेरा हक किसी को दे देना। आज अगर आप ओलंपिक्स देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसको गोल्ड मिला, इसको सिल्वर मिला, इसको ब्रॉन्ज, और आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी रेस में रखा ही ना जाए? आपको किसी रेस में रखा ही ना जाए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो सोचो आपका मेडल ना कि किसी और को दिया जाए, हमेशा ही आपको रेस में रखा भी ना जाए, आपको कंसीडर भी ना किया जाए, आपको कैसा लगेगा? तो ये बात का दुख सबको होता है। ऐसे तो इंदिरा गांधी भी नेहरू जी की बेटी थी, परिवारवाद तो वो भी था। देखिए ना आप फिल्म। ओके, ऑलराइट। सांसद बनने के बाद आपने एक्टिंग, करियर, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, इतना सारा काम कैसे किया? कैसे बैलेंस करती हैं आप? सिर्फ संसद का सत्र होता है तभी ज़्यादा काम होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप अपनी मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जून में तो जून 4 को जो है रिजल्ट्स आए हैं, तो अभी 2-3 महीने हुए सांसद बने। ये फिल्म मैंने पिछले साल ख़त्म की है पूरी, तो ऐसा नहीं है कि मैं सब एक साथ कर रही हूँ। वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे सवाल का मतलब ये है कि आगे भी फिल्में जारी रहेंगी, काम करती रहेंगी, या ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स पर, मंडी पर, पार्लियामेंट पर रहेगा? उतनी उस अग्रेसिवनेस से नहीं करूँगी फिल्में जितना से करती थी, पर हाँ, मेरा जो है दायित्व एक जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया मंडी क्षेत्र की, वो सबसे ज़्यादा मेरा रोल वही प्रोमिनेंट रहेगा।
इतना शानदार चमकदार करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में क्यों आ गई कंगना? लोग पूछते हैं क्या हुआ अचानक? मतलब ये मेरे ख्याल से 8-10 महीने, साल भर में ही शायद आपने तय कर लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, जब से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, अपनी बातें, आइडियोलॉजी खुलकर कहने लगी, या फिर पहले से आपके मन में था कि पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले से मेरे मन में था। आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में लगातार जो है एक तरह से द्वेष की भावना और एक तरह से गैंगिंग, मेरी फिल्मों को डिस्क्रेडिट करना, मेरी फिल्मों के खिलाफ मुहिम चलाना, मेरे काम को जो है डिस्क्रेडिट करना, मैं थक चुकी थी उस लड़ाई से। मैं थक चुकी थी। मैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि चाहे मैंने वहाँ कितना भी एक्टिविज़म किया हो, चाहे मी टू को लेके, चाहे वो महिलाओं जिनको लेके मैंने महिला सशक्तिकरण की फ़िल्मों के लिए, आप आज से 10 साल का पहले का इंटरव्यू मेरा और आमिर खान जी का देखिए, मैं खुल के बता रही हूँ कितने मैंने दुश्मन बनाए, कि क्या क्या प्रैक्टिसेस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो आइटम नंबर्स को लेके हो या वो जो हैं पे पैरिटी को लेके हो, या जो मैं पूरी विस्तार से सब मेरे दुश्मन बन गए। मी टू को लेके मेरे साथ ऐसे वाक़यात नहीं हुए क्योंकि मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के लिए खड़ी हुई। उन महिलाओं को खरीद लिया गया, उनके मुंह बंद करा दिए गए, वो बिक गए, पैसे अपने ले लिए, सबने सब अपना भागे, रह गई कंगना प्रॉब्लमेटिक पर्सन। जो महिलाएं आज नारी सशक्तिकरण की फिल्में करती हैं क्योंकि मैंने लड़ाई कर कर के और किया है, वो लोग जब मैं गिर जाऊं तो सब मेरे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी जैसे सब गायब हो जाती हैं, कभी मेरे लिए नहीं बोलती हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो। मेरी फिल्मों को नीचा दिखाया जाता है, सारे क्रिटिक्स हों चाहे कोई भी हो मिलके गैंग अप करते हैं मुझे, तो मैं कब तक लड़ूंगी? आप खुद ही सोचिए, अकेला। और जैसे मैं किसी मुद्दे पे जाती भी हूँ तो मैं ही लास्ट में बच जाती हूँ, फिर ये हमें बदनाम करती है, यही हमें ख़राब करती है। तुम जो हवाला में फंसते हो, तुम जो ड्रग्स में फंसते हो, तुम जो प्रोस्टिट्यूशन में फंसते हो, तुम जो इन करतूतों में फंसते हो, उसका क्या? तुम जो दाऊद के साथ पार्टियां में जाते हो, उसका क्या? तुम जो मी टू में फंसते, उसका मुझे कहते हैं कि इसी ने जी हमारा नाम खराब किया। तो अब मुझे इस हद तक आइसोलेट कर दिया गया है कि शायद मेरे लिए कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। ओके, मतलब आपको यू आर फोर्स्ड आउट बेसिकली। क्लियरली आई वाज नॉट रियली फोर्स्ड आउट, बट सताया गया इतना कि आपको रादर एक होता है ना कि आप एक फॉर एग्जांपल आप में टैलेंट है, आप एक जॉब करते हैं, आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी दूसरी जॉब है जो ज़्यादा करके जनता की सेवा में नेचुरली आपको उसमें अलग मन लगा, लेकिन यहाँ आपको इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, वहाँ आपका हक भी छीना जा रहा है, आपका हक भी किसी और को हमेशा दिया जा रहा है, ऊपर से आपको हमेशा फटकारा जाता है, हमेशा गलती आपके बारे में बोला जाता है। तो आप यहाँ, चाहे आपको यहाँ पैसा भी ना मिले, चाहे आपको ऊपर आपको इज्जत तो मिल रही है ना, पर दुश्मन तो यहाँ भी कम नहीं है। दुश्मन है यहाँ भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में आने के बाद तो आप एक साइड ले लेते हैं, उसके बाद तो दूसरी साइड वाले आपके एक तरह से दुश्मन ही हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने मुझे चुना है वो तो मेरे दुश्मन नहीं है ना। बाकी यहाँ पर तो जैसे कि मैंने बताया, फिल्मों में आपका हक भी छीन लेना, आपसे किसी और को अपने आप वाले द ग्रेटेस्ट एक्टर बना देना या कुछ ऐसे बना देना, आपको फटकार के हमेशा गलती बातें बोलना, इस तरह से, ऐसा तो नहीं है। आई हैव अ पोजीशन। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को? आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी में आना कैसे हुआ था? शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपकी विचारधारा बीजेपी से मिलती थी? आपने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया और सब नेचुरली हो गया? हाँ, तो लाइक आई सेड, मैंने जितना भी एक्टिविज्म किया हो, आई हैव एलिवेटेड माई सेल्फ टू दिस पोजिशन, लेकिन आई वॉन्टेड दिस फॉर एवरी वुमन, लेकिन आई डेंट गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। वो सपोर्ट मुझे मिला नहीं, पर उनको लगा होगा कि ये लड़की जो है समाज के लिए बहुत करती है। फेयरनेस क्रीम को लेके मैंने लड़ी, मैंने कभी किसी बड़े हीरो के साथ फिल्मों में काम नहीं किया, लड़ी मैं, उनको अपना दुश्मन बना लिया मैंने जो है ये सारी इनकी पोले खोली, ये जो मी टू को करके वो सब लड़कियां भाग गईं पैसा वैसा लेके, पर मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। तो ये सब देख के आई थिंक कहीं ना कहीं, तो अब अगर मैं भी अपने, जैसे एक एमपी होता है वो एक विधानसभाओं में एमएलएस के साथ काम करते हैं, तो जब मैं अपने एमएलएस को वहाँ पे देखती हूँ तो कोई मज़दूर के बच्चे, कोई नंगे पैर स्कूल जाता था, कोई किसी के पापा इलेक्ट्रिशियन थे, कोई इतने पिछड़े हुए इलाके से है लेकिन बहुत बड़े ब्रेन सर्जन हैं, क्योंकि तो उनका प्रोटोटाइप ही ये है ना। यहाँ का प्रोटोटाइप परिवारवाद, सारे नेता वैसे ही मिलेंगे जो अपोजिशन है। यहाँ का प्रोटोटाइप जो गरीब है लेकिन एक्सेल्ड इन देयर फील्ड,
वो एक टिपिकल प्रोटोटाइप है इनका, वो उनको चाहिए। तो नेचुरली आई बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विजन है महिलाओं को लेके। और क्योंकि आप हिमाचल से हैं, नड्डा जी भी हिमाचल से हैं, तो ये माना जाता है कि नड्डा जी ही आपको पॉलिटिक्स में लाए थे। नहीं, क्या ये सच है? डेफिनेटली उन्होंने, ही मस्ट हैव पुट इन वर्ड फॉर मी, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं हिमाचल के रास्ते से पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैं महाराष्ट्र के रास्ते से पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो हैविंग सेड दैट कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए है ना, दे नीड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन। तो वो उनका विजन है, तो वो बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आगे आए। ओके। आपके जो बयान है वो अक्सर वायरल होते हैं, उन पर खूब विवाद होते हैं। 2-3 बयान याद दिलाऊं? बताइए। आपने कहा 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी, देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आपने एक बार कहा मुंबई पीओके बन गया। आप एक करके, हाँ ठीक है। तो आपने पहले कहा कि आज़ादी जो है, देखिए हर एक इंसान का एक अपना जीवन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो न जाने ऐसे कितनी बेटियां होंगी, ना जाने ऐसे कितने बेटे होंगे, वो अपने ही जीवन में कैद होंगे। नहीं हो सकता है ना, हो सकता है, वो उनका माइंड फ्रेम हो सकता है, वो उनकी स्थिति और परिस्थिति हो सकती है। क्या हम उन्हें जज कर सकते हैं? 2004 में जब मैं मुंबई आई थी और 2005-06 में मैंने गैंगस्टर, वो लम्हे, ये मेरी पहली फिल्म है, गैंगस्टर, वो लम्हे, जितना कि ये नेपो किड अपने, इनकी लास्ट फिल्म भी इस तरह की नहीं हो सकती। एक्टिंग का आप रेंज देखिए, प्लेइंग अ गैंगस्टर स्मॉल, प्लेइंग अ स्किज़ोफ्रेनिक, मेट्रो, फैशन, प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट सुपर मॉडल, ये मेरी कुछ बहुत पहली फिल्में हैं। उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। तो जब मैं काम ढूंढने जाती तो अच्छे 8-10 सालों तक मुझे काम नहीं मिला। हम 1-2 साल के स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक हफ्ता जब आपको अनसर्टिनिटी होती होगी ना, तो आप आजकल के लोगों के ना हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं। मैं सालों साल की बात कर रही हूँ। देयर इज़ नो सर्टिनिटी, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या होगा। तो मुझे कहा जाता था आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक सामान्य धारणा मेरे बारे में बन गई कि इसके जैसी तो फिल्में ही नहीं बनती। मुझे यहाँ तक कहा जाता था, देखिए कैटरीना को, और ज़्यादा जो विदेशी मूल के जो लोग हैं वो उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे, तो विदेशी मूल के लोग हैं। तो मैंने ये, और एक बहुत ही जानी मानी चीज़ है, मैंने अपना बेस अमेरिका शिफ्ट कर लिया। तो मुझे लगा जैसे मुझे देश निकाला मिला हो। मैंने कैलाबिसेस में, उन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन है, कैलाबिसेस में जो है घर खरीदा। फिर मेरी ब्रिल्स्टन करके वहाँ पे एक एजेंसी है, उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं एक एशियन हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई एज एन एक्टर तो मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। एक आधा इक्का दुक्का, अब यहाँ पे कोई वाइट पर्सन आएगा, उसको इक्का दुक्का रोल मिल सकता है, बट दैट पर्सन कैन नॉट होप टू हैव। सो मैंने सोचा मैं फिल्म मेकिंग में, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी वहाँ पे डायरेक्ट की। तो वो करने के लिए मैंने घर खरीदा अपने आप को पूरी तरह से। और आप सोचिए मेरे जैसा पर्सन, उसको अगर देश निकाला मिला हो और उसको देश ने अपनाया ना हो, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा और मेरी क्या मनोव्यथा हुई होगी। ना जाने कितने डॉक्टर्स, ना जाने कितने, अब देखिए आप रॉकेटरी करके भी एक फिल्म आई है, साइंटिस्ट के टॉर्चर होते थे, लोगों के टॉर्चर, ईमानदार लोगों के टॉर्चर होते थे। ये सिस्टम आपको इस देश को छोड़ने पे मजबूर कर देता था अगर आप इफ़ यू आर टू गुड। फिर और ये एक विधि का विधान कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, या मेरे देश का ही प्यार कह लीजिए, या हमारी जो कॉन्शियसनेस जो एक जागी कि मैं रास्कल हो गया या उसके धमाल के, और मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की बहुत ही ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे काम दिया, क्योंकि मैं अपने ये सपने वहाँ पे घर ले सकी। अमेरिका में इस तरह के छोटे छोटे रोल्स मैं करती थी ताकि मैं इंडिया से निकल सकूँ। उस दौरान मेरे पास एक फ़िल्म आई क्वीन करके, नया डायरेक्टर, नया प्रोडक्शन हाउस, और उसका मैंने कहा ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे, आई कैन फर्दर एस्टेब्लिश माई सेल्फ देयर। और जैसे ही मैंने अपना आपको पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया था अमेरिका, उस टाइम पे ये फिल्म, मगर ये फिल्म आई कब? ये फिल्म आई मार्च 2014 में, जब इस देश के लोगों ने कहा, फिल्में तो पहले भी आई होंगी अच्छी लेकिन वो चलती नहीं थी, जब इस देश के लोगों ने कहा हमें अब कोई बकवास नहीं, हमें ये महिलाओं की, अपने छोटे शहर के लोगों की, अपनी बेटी की फिल्म, अपने बेटे की फिल्म, अपने मजदूरों की फिल्म, अपनी बहनों की, ऐसी हमें देखनी है। बंद करो ये फॉरेनर्स का नाच, यहाँ पे हटाओ ये इटालियन गवर्नमेंट। और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने तो इस देश में मुझे एक आज़ादी मिली, मैं अपने देश में वापस आई। क्यों आप मेरे पर्सपेक्टिव को, क्यों आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते?
क्यों मुझे गाली गलौज किया जाता है, क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं सैनिकों का सम्मान नहीं करती हूँ। मुझे इस देश से निकाल दिया गया था, और ऐसा कौन कहता है कि मुझे सैनिकों का सम्मान नहीं है? क्या मैं उस स्ट्रगल को, तो मैं ऐसा क्यों कहती फिर सुभाष चंद्र बोस हमारे फर्स्ट पीएम थे, वो जो लिजिटिमेट, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। आप उनको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं किसी को क्रेडिट दे दूं तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो 2 ब्रेन सेल्स के साथ जो लोग पैदा हुए हैं ना, आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है अगर आप लोगों में दूसरे के संघर्ष को लेकर, दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर अगर आपको सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स ऑपरेट करने ना, यू हैव नो फ्यूचर। यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर माई स्ट्रगल। ये मेरी वास्तविकता है। और बच्चों की जो वास्तविकता, पूछे नेपो वालों की, उनकी नहीं होगी ये वास्तविकता, तो मैं क्या करूं? मुझे तो भगवान ने यही जीवन दिया। दिस इज माई रियलिटी। तो मैं झूठ बोलूं, कोई और कहानी बनाऊं? अगर आपको विवश कर दिया जाए ये देश छोड़ने पर, जस्ट बिकॉज यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस कंट्री, व्हाट विल यू डू? तो मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, मेरे भी फंडामेंटल राइट्स हैं। आप इमोशनल हो गई। Yeah. मैं देख रहा हूँ। आई एम इमोशनल बिकॉज आई एम butchered. I am butchered. There's absolutely no consideration for my struggle. Absolutely no consideration. You know, अब मेरी ये वास्तविकता है मेरी, तो मैं क्या करूं? आप क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो जवाब फिर ऐसे ही मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप खुल के अपनी बात करें, बिल्कुल जो आपके मन में है वो कहें। कोई तो दिक्कत मिली नहीं। मुझे आज़ादी, मुझे देश ने बुलाया वापस। Okay. और इस देश ने बोला कि हम ऐसे कलाकारों को देंगे, और हटाओ इटालियन गवर्नमेंट, अपनी देसी गवर्नमेंट लाओ, अपने लोगों को लो। क्या हम लोगों में से कोई नहीं है जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या इस देश ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया, ऐसी बेटियां नहीं पैदा की? ऐसा मेरे देश ने बोला। ओके, इस बार के लोकसभा चुनाव के मैंडेट को आप कैसे देखती हैं? सारे एग्जिट पोल कह रहे थे 400 पार, बीजेपी की अपने दम पर भी 272 नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या समझ में आता है? मेरी समझ को, खैर आई पर्सनली फील कि आपको जो भी, जिस तरह के भी, हर फील्ड में आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी एक्ट्रेसेस नहीं हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, व्हाट एवर इट टेक्स, और वो होती भी हैं। तो अगर आप देश को जलाने पे ही आ गए हैं, अगर आप देश को किसी भी तरीके से, किस तरह की अफवाहें फैलाई गई, मेरे खुद के इलेक्शन में एक दिन पहले आके युवाओं को 1.5 लाख देंगे, हर महिला को 8,000 मिलेंगे, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, देश को ये कर, ठीक है, आपने करी अपनी करतूतें और आप अब भी कर रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म गेन हो गया, लेकिन देश देख रहा है कि आप जो है सत्ता के लिए देश को जलाने को भी यू डोंट माइंड, आप देश के टुकड़े करने को भी यू डोंट माइंड। आप शॉर्ट टर्म गेन बोल रही हैं, इसका मतलब आप ये इशारा कर रही हैं दैट पीएम मोदी विल बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब बाउंस बैक तो वो होता है ना जो कहीं गए हो। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं। उनका स्टैंडर्ड जो है वो तो 282, 303, उसके बाद अगर 243 पे आते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या आप ये इशारा कर रही हैं शॉर्ट टर्म गेन ऑपोजिशन को मिला है, इसका मतलब ये है कि वो बाउंस बैक करेंगे और एक बार फिर से ऑपोजिशन नेस्तनाबूद होगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। आप इस जीत का मैग्नीट्यूड नहीं आप सोच सकते। क्या होता है ना, अब जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश को ही देख लीजिए, इतिहास है ये, एक बार ये सरकार, दूसरी बार ये, लोग ना ऐसे भी चेंज चाह लेते हैं, ऐसे ही, यू अंडरस्टैंड। एंटी इनकम्बेंसी होता है, फटीग होता है, बोर हो जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसे भी। और ये पता नहीं, ये स्वभाव सबका होता है। तीसरी टर्म, थर्ड टर्म इज ऑलवेज डिफिकल्ट। बहुत बड़ी जीत है। आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, पर सच्चाई तो सच्चाई। सरकार चलेगी आपके हिसाब से 5 साल पूरे? वो बोलते हैं कि वो नीतीश जी नहीं रहेंगे, नायडू जी पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप एक राजनेता हैं, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट आप बनी चुकी हैं। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट अभी भी आप सीख रही हैं, आप खुद कहती हैं, लेकिन अब तो आप राजनीति काफी सीख चुकी हैं। हमारी सरकार ना कि सिर्फ पूरे 5 साल निकालेंगे, अगली बार भी मोदी जी ही अपनी सरकार बनाएंगे। अगली बार भी 29 में यस अपनी सरकार बनाए, मोदी जी सरकार बनाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, और ये जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, JNK, हाँ, कुछ असेसमेंट है आपका इसमें क्या होगा? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट इन दैट प्लेस इन द पार्टी ना। मैं तो सिर्फ एक MP हूँ यार। आप तो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरा देश घूमती हैं,
आपके पास जाहिर है अच्छा ही करेंगे हम, अच्छा परफॉर्म करेंगे हम, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके। ट्विटर पर आपको बैन कर दिया गया था, उसके बाद आपने ट्विटर छोड़ दिया, आपने कहा कि नहीं चाहिए मुझे। यार मैंने ट्विटर कभी, फिर आपने वापसी की। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ ट्विटर ये आया 2009-10 में। हाँ ठीक है, मैं उसके बाद में कभी ट्विटर पे नहीं थी। मेरी ये जो, तो आपने सोचा मैं, किसी को पता है मैं अमेरिका में क्या कर रही थी वहाँ पे फिल्म, आज मेरी फिल्म सब कहते हैं इंटरनेशनल कैसे लगती है। भी मैंने हॉलीवुड में काम किया, किसी को पता है क्या? नहीं। उसके बाद में मेरी इतनी फिल्म क्वीन आई, ये सब उस टाइम पे तो ऐसा हाल था कि एक एक दिन में 1-1 मिलियन फॉलोअर होते थे मेरे। अगर मैं आती, नहीं आई। तनु वर्तमान नहीं आई, 2019 में नहीं है। मेरे टीम का अकाउंट चलता था जिसके मात्र 20-25 हज़ार फॉलोअर थे, टीम चलाती थी वो, कि कंगना आज यहाँ थी, वो भी कभी कभी महीने में एक अपडेट देते थे। मैं जो आई सोशल मीडिया पे, मैं देश के बारे में बात करने के लिए आई, मैंने कभी अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई सोशल मीडिया पे। और उसके बाद में जब मेरा ट्विटर सस्पेंड हुआ था, उसके बाद में जब इलॉन ने उसको टेक ओवर किया, तो उसने भी इसीलिए किया भाई, वो भी हमारी तरह है वो। ही इज़ ऑल्सो कि भाई ये जो है लेफ्टिस्ट, इन्होंने पूरा, मार्क ने पूरा इसको जो है जैक जो भी है उसने उसको हाईजैक किया होता, उसने अपना पैसा डाल के उसको चुंगल से निकाला। तो चुंगल से निकाला तो हमने कहा चलो भाई हम भी आ जाते हैं, अब अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए, पूरे विश्व में अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए ना, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है। मतलब ट्विटर लेफ्ट विंग वालों से आज़ाद हो गया एक तरह से। अब आप बोलेंगे कि लेकिन आज़ादी तो हमें 47 में ही मिली थी। वो भी एक रेल्म है आज़ादी का भाई, वो भी तो एक रेल्म है आज़ादी का। पीछे मत पड़ जाओ, डेवलप करो ब्रेन। ऑलराइट, रैपिड फायर राउंड रेडी? यस। बड़े बड़े लोग डरते हैं इससे, पहले ही वार्निंग दे दूंगा। इनाम कोई है नहीं है, रैपिड फायर करो, कंट्रोवर्सिया करो और खुद की जो है व्यूज बढ़ाओ, और हम रह गए बेचारे प्रॉब्लमेटिक पीपल। आपकी फिल्म को भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, फिल्म हिट होनी चाहिए मेरी, तब मैं सोचूंगी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपकी फिल्म के टॉपिक इंदिरा गांधी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल होंगे। ऑलराइट, पहला सवाल, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? आपको इमरजेंसी देखनी पड़ेगी उसके लिए। ओके। क्या प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है? बिल्कुल भी नहीं। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई थी? शी वॉज गाइडेड बाय हर इमोशंस, जो कि उसके अगेंस्ट भी वर्क किया, उसके लिए भी वर्क किया। क्या भिंडरावाले आतंकी था? आप इमरजेंसी देखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था? अरे यार, आप इमरजेंसी देखिए ना, आप तो मतलब आप फिल्म ही नहीं देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको यही मैं बता दूं सारे सीन्स, ये सब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आई हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम एड्रेसिंग दीज इन माय फिल्म। ओके। या बट मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म यहाँ पे एक्सपोज करूँ। ओके। राहुल गांधी कभी इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय हो पाएंगे? नहीं। संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन सा नेता है देश में? इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा तानाशाह नेता कौन है? इंदिरा गांधी और संजय गांधी। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत? यार ये तो बाप, फिल्म देखने का इरादा है कि नहीं? देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती है? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे वो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में, तो क्या होता, सोचिए खुद ही। ओके। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री है वही बनेंगे। मोदी के बाद कौन? देखेंगे, सब देखेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? विपक्ष कहता है देश जो है वो आप हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं देख सकते। देश जो है एक, जैसे अटल जी ने कहा है, ये देश है वो जीता जागता एक युग पुरुष है। नो, ये देश जो है हमारा, ये एक है। और हमारा देश जो है इस वक्त जितना हमारे बॉर्डर्स के हिसाब से, सेना बलों के हिसाब से जितना सशक्त अभी है, उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो हमारे देश में सभी सुरक्षित हैं। संविधान खतरे में है? विपक्ष कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई है या हो रही है? हाँ।
बॉलीवुड एक होपलेस जगह है? बिल्कुल। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? योगी जी। मोस्ट पॉपुलर लीडर एवर? नरेंद्र मोदी जी। ओके। सबसे करप्ट लीडर किसे मानते हैं? सबसे करप्ट लीडर कांग्रेस में ही थे, कितने चारा घोटाला, 3G स्कैम, 2G स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, वही लोग थे ना, और कौन थे? सबसे ईमानदार चारा नेता? घोटाला जो चारा भी खा गए, जानवरों का चारा भी खा गया, अब उससे ज्यादा क्या ही बोले। सबसे ईमानदार नेता? सबसे ईमानदार नेता आई थिंक ईमानदार लाइक Honest. एज इन हाउ? मोस्ट ऑनेस्ट? हमने अपना फ्यूचर दाव पे लगा दिया ईमानदारी के लिए, और क्या चाहिए। ओके। बॉलीवुड बेस्ट एक्टर कंगना रनौत किसे मानती है? बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर? आई थिंक आज बॉलीवुड में, जैसे कि तिग्मांशु धूलिया ने भी कहा था कि यू नो ठीक है, पुराने ज़माने में भी एक्टिंग होती थी, बट डेफिनेटली हम लोगों की जनरेशन में ही कहीं आसपास से जो एक पीक जो है वो हिट किया है। तो आज तक हमारे बॉलीवुड के इतिहास में जो अच्छे एक्टर हुए हैं, इरफान खान साहब। और बेस्ट एक्ट्रेस? तिग्मांशु जी ने मेरा नाम लिया है। एग्जैक्टली, मैं ये Yeah. चाह रहा था, आप अपना नाम भी ले सकती हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया है। ओके। कंगना की फेवरेट फिल्म कौन सी है अब तक की? मेरी या किसी और की? जो आप चुनना चाहें। मुझे प्यासा बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी फिल्म है वो, बेहतरीन फिल्म। कोई गाना जो गुनगुनाती हैं? लता जी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। सुनती हैं गाड़ी हाँ। में या कभी अकेले? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। फेवरेट डायलॉग अपनी फिल्म का कोई याद आता है बार बार? किसी को डांटना हो तो कभी वो डायलॉग बोल के डांट दिया? तुमसे ना हो पाएगा किसी फिल्म का डायलॉग है ना ये। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी मानती है कंगना? इमरजेंसी। इमरजेंसी? हाँ। और वर्स्ट? वर्स भी हैं, अब ऐसा नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं, सब लोग वर्स भी हैं। मैंने कहा ना, जो जॉब्स के लिए आप मतलब पैसा कमाने के लिए, सो दैट आप कोई और प्लान अपना एग्जीक्यूट, उस टाइम पे क्या गए, डायलॉग भी नहीं पढ़े है। जैसे आई हैव नॉट डन जस्टिस टू सो मेनी फिल्म्स लाइक दैट। होता है पछतावा उसका कभी? नहीं। अच्छा कर सकती थी। अभी जैसे मैंने कहा ना, जो 10 मिनट का रोल है, जैसे धमाल 2 होगी, रास्कल होगी, और आप इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ से निकलना है, आपको कहीं और जाना है, क्योंकि आपके लायक रोल नहीं है, तो उन रोल में आप एब्सेंट ही होते हो, आप बस एब्सेंट ही होते हो आप वहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट वांट टू डिमीन देम, क्योंकि उनके करके ही मैं हॉलीवुड में फ़िल्म बना सकी, उनके करके ही मैं एजुकेशन ले सकी, यू नो। मैंने स्क्रीन राइटिंग पे भी न्यूयॉर्क में मैं पढ़ी हूँ, तो मैं उन्हें डिमीन नहीं कर सकती। वो मेरी उसको मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वो मेरी एक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉलिटिकल करियर में आगे क्या है कंगना के लिए? अब आप वो भी नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आज सब कुछ ही बता दें। चलिए, पर आपसे ये वादा लेके कि आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अगर इमरजेंसी को हिट कराएंगे और उसको देखने जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, और हमें फोटो भेजना अपनी कि आप कितने लोगों को लेके गए। डन। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आपसे बात करने के बाद मेरे मन में भी एक अजीब सी इंट्रीग पैदा हुई है, क्योंकि मैं मान रहा था शायद आप इंदिरा गांधी के लिए इतना रिस्पेक्ट आपके मन में नहीं होगा, लेकिन आपने जो कुछ सवाल छोड़े हैं, कुछ टीज किया है, देखना पड़ेगा कि आपने इंदिरा गांधी को किस लाइट में दिखाया है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर देश में डिबेट होती है और देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच कंगना, थैंक्स सो मच, थैंक यू। राष्ट्र की बात